नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स फॉर एग्जाम्स 9 जुलाई 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, गूगल लॉन्च्ड स्टार्टअप स्कूल इंडिया। गूगल इंडिया रिसेंटली स्टार्टअप स्कूल लॉन्च किया है दोस्तों। 10,000 स्टार्टअप कंपनीज को ये गेट करेंगे टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में। अब ये टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज मतलब क्या होता है? देखिए, पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में सिटीज को क्लासिफाई किया हुआ है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5, टीयर 6 ऐसे। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, ये जो पॉपुलेशन है ये 2001 सेंसस के हिसाब से है, 1 लाख से ज्यादा हो तो वो टीयर 1 सिटी है। 50,000 टू 99,999 टीयर 2 है। फिर 20,000 टू 49,999 टीयर 3 है। 10,000 टू 19,999 टीयर 4 है। 5,000 टू 9,999 टीयर 5 है। लेस देन 5,000 टीयर 6 है। तो इसमें टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में गूगल इंडिया स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे। तो इस स्टार्टअप स्कूल में बेसिकली गूगल अर्ली स्टेज स्टार्टअप फाउंडर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए जो भी टूल चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, नॉलेज चाहिए, ये सब गूगल की तरफ से प्रोवाइड होगा। तो ये बेसिकली 9 वीक का प्रोग्राम है। इसमें कई सारे फीचर्स भी इंक्लूडेड है, जैसे कि गूगल लीडर्स के साथ बात करने का मौका मिलेगा एंड हमारे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसमें जितने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम मतलब कई सारे फील्ड है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, ई कॉमर्स, लैंग्वेज, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, जॉब सर्च। तो ये सारे फील्ड से रिलेटेड जितने भी ट्रेल ब्लेसिंग कोलैबोरेटर्स है, बेसिकली जो आपको रास्ता दिखाएगा, वो सबसे अच्छी अच्छी बातें सुनने का मौका मिले। वैसे ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये सब क्या है? ये सब एक एक बिजनेस मॉडल है दोस्तों ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स। नॉर्मली क्या होता है, जब एक कंपनी एक चीज प्रोड्यूस करता है वो सबसे पहले कोई थर्ड पार्टी के पास जाता है, मतलब डायरेक्टली रिटेलर के पास नहीं जाते हैं। हम डायरेक्टली जाके खरीद नहीं सकते, वो सबसे पहले जाएगा एक थर्ड पार्टी रिटेलर या फिर होलसेलर के पास, या बोल सकते हैं कोई मिडिलमैन के पास। वो फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बेसिकली उनको भी कमीशन मिल जाएगा। अब उनको कमीशन मिलने से क्या होगा, जब तक हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा उसका दाम बहुत बड़ा होगा, है कि नहीं? तो ये D2C B2C वगैरह क्या है, एक बिजनेस मॉडल है जिसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स बेचेंगे। वैसे दोस्तों इंडिया में करीब 70,000 स्टार्टअप्स है और इंडिया दुनिया भर में थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। सबसे ज्यादा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, फिर चाइना में है, फिर इंडिया में है। इसलिए गूगल इस तरह एक स्टार्टअप स्कूल इंडिया में लॉन्च किया है। अगला है मानगढ़ हिल इन राजस्थान। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी का एक रिपोर्ट आया है, उनके हिसाब से मानगढ़ हिल टॉप इन राजस्थान को ऐसे नेशनल मॉन्यूमेंट डेजिग्नेट करने वाला है इन ऑनर ऑफ 1500 भिल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। ये हिलोक सिचुएटेड है गुजरात राजस्थान बॉर्डर में एंड इट इज ए साइट ऑफ ए ट्राइबल अपराइजिंग वेयर ए मैसाकर ऑफ ओवर 1500 भिल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स टुक प्लेस इन 1913। इस जगह को आदिवासी जलियनवाला भी बोलते हैं। देखिए 1913 में क्या हुआ, 17 नवंबर 1913 को उधर एक प्रोटेस्ट चल रहा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे उनके लीडर गोविंद गुरु। तो ये प्रोटेस्ट के ऊपर ब्रिटिश फोर्सेस ने ओपन फायर किया। करीब 1500 भिल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स का डेथ हुआ था। अब नेशनल एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में। नेशनल एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स क्या है, ये डिफाइन किया है अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। वैसे एंशिएंट मॉन्यूमेंट मतलब एनी स्ट्रक्चर और मॉन्यूमेंट और एनी केव, रॉक स्कल्पचर एंड इंस्क्रिप्शन दैट इज ऑफ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट। समझ गए ना? कोई भी स्ट्रक्चर या मॉन्यूमेंट या कोई गुफा, रॉक स्कल्पचर, कोई इंस्क्रिप्शन जिसका कोई हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट हो तो वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट है। अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट है तो वो नेशनल एंशिएंट मॉन्यूमेंट हो गया, ठीक है। नाउ नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ऑथराइज्ड है इन सारे मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करने का, प्रोटेक्ट करने का एंड प्रमोट करने का। अगला है संजीव पुरी इलेक्टेड CII वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहले CII के बारे में, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, एक नॉन प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है created by advisory and consultative developers to achieve a conducive atmosphere for the growth of industry and civil society in India। तो बेसिकली देश में इंडस्ट्री एंड सिविल सोसाइटी का ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डेवलप किया था और ये फाउंड हुआ था 1895 में।
तो इंडिया में जितने इंपॉर्टेंट कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, वो सबके रिप्रेजेंटेटिव्स आपको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। अभी के हिसाब से 8000 से ज्यादा मेंबर्स है, पब्लिक सेक्टर से भी एंड प्राइवेट सेक्टर से भी। नाउ न्यूज क्या आया है दोस्तों, दो न्यूज है। एक तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, वो है संजीव पुरी। तो आप पूछोगे प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है संजीव बजाज, जो बजाज फिनसर्व लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन है संजीव बजाज, वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट है। और क्या लिखा है, आर दिनेश एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट डेसिग्नेट। अब आपको यह समझना है ये प्रेसिडेंट डेसिग्नेट मतलब क्या होता है। देखिए, प्रेसिडेंट डेसिग्नेट के पास प्रेसिडेंट के कोई पावर्स नहीं रहता। जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होगा तब वो प्रेसिडेंट का पावर को, पोजीशन को टेक ओवर करेंगे। समझ गए, ये है प्रेसिडेंट डेसिग्नेट। वैसे प्रेसिडेंट है संजीव बजाज, वाइस प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट हुआ है संजीव पुरी, आर दिनेश क्या है, प्रेसिडेंट डेसिग्नेट है। ठीक है, अगला है फर्स्ट वुमन ऑन IMF's वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट। गीता गोपीनाथ के बारे में आपने सुना होगा। गीता गोपीनाथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ज्वाइन की थी एज इट्स चीफ इकोनॉमिस्ट इन अक्टूबर 2018। इसके बाद दिसंबर 2021 में उनका प्रमोशन हुआ था एज IMF's फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। वैसे गीता गोपीनाथ फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। तो अब अगेन गीता गोपीनाथ ने हिस्ट्री ब्रेक किया है। शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू बी फीचर्ड ऑन द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द IMF। तो गीता गोपीनाथ के लिए और इंडिया के लिए दिस इज ए प्राउड मोमेंट। इससे पहले और एक इंडियन वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में आए हैं, वो है नन अदर देन रघुराम राजन, अवर फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे रघुराम राजन साहब IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च थे 2003 एंड 2006 के बीच में। अगला है इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग LNG टर्मिनल। इंडिया का पहला फ्लोटिंग टर्मिनल फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस कमीशन होने वाला है जयगढ़ इन महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों में। इसके साथ साथ और एक फ्लोटिंग टर्मिनल कमीशन होगा जफराबाद इन गुजरात में। तो ये दोनों जगह का नाम ध्यान दीजिएगा, जयगढ़ इन महाराष्ट्र एंड जफराबाद इन गुजरात। वैसे दोस्तों क्या होता है LNG टर्मिनल? सबसे पहले आपको यह समझना है इंडिया का जितने नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट है उसके 50% से ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। अब हम इसे कैसे इंपोर्ट करते हैं? मान लीजिए हम USA से गैस इंपोर्ट कर रहा है। नाउ USA में ये जो गैस है उसे कंप्रेस करके टैंकर में लोड करेंगे। ठीक है, बड़े बड़े गैस टैंकर्स है, बेसिकली शिप्स है। अब ये टैंकर में आज गैस इसको स्टोर नहीं करेंगे, उसे कंप्रेस करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। अब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने से फायदा क्या है दोस्तों? ज्यादा स्टोर होगा। गैस फॉर्म में आप ज्यादा कैपेसिटी स्टोर नहीं कर पाएंगे, वेरस अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में होगा। अब लिक्विड फॉर्म में करने से आप ज्यादा कैपेसिटी स्टोर कर पाएंगे। तो एज लिक्विड ये USA से इंडिया तक आएंगे। अब इंडिया में महाराष्ट्र में ये जो टर्मिनल में पहुंचने के बाद ये जो लिक्विड फॉर्म ऑफ गैस है उसे फिर से कन्वर्ट करेंगे गैसियस फॉर्म में। समझ गए? तो ये है बेसिकली टर्मिनल का काम। तो एक फ्लोटिंग टर्मिनल आने वाला है जयगढ़ इन महाराष्ट्र में, इसके साथ साथ जफराबाद इन गुजरात में। वैसे 2021 में कोई नया इंपोर्ट टर्मिनल इंडिया में कमीशन नहीं हुआ था। सबसे लेटेस्ट इंडिया में एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल कमीशन हुआ था मुंद्रा में। मुंद्रा कहां पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मुंद्रा पोर्ट की एक स्पेशलिटी है वो भी आप मुझे बताइए। नाउ फिनेंशियल ईयर 2020-21 में इंडिया 33,031 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स ऑफ LNG इंपोर्ट किए थे वर्थ $7.9 बिलियन। और फिनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया $13.4 बिलियन वर्थ गैस इंपोर्ट किए थे। ठीक है, वैसे इंटरनेशनल गैस यूनियन करके एक यूनियन है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1931 में फाउंड हुआ था। ठीक है, तो इसमें अभी के हिसाब से 160 से ज्यादा मेंबर्स है which are associations and corporation of the gas industry representing over 94% of the global gas market। तो आप इसका इंपॉर्टेंट समझ सकते हो, पूरी दुनिया का 94% ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स है बार्सिलोना स्पेन में।
फाइनल न्यूज, इंडिया इलेक्टेड टू यूनेस्को कमिटी फॉर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। देखिए, यूनेस्को का एक इंटर गवर्नमेंटल कमिटी है दोस्तों, फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इनका काम बेसिकली यह है दोस्तों, दुनिया भर में जितना इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसे प्रोटेक्ट करना। देखिए, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मॉन्यूमेंट्स है, स्ट्रक्चर्स है, एरियाज है, जिन्हें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड करते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को काम करते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने वाला जो कमिटी है, इसमें अभी इंडिया भी इलेक्ट हुआ है। तो इलेक्शंस हुआ था 9th जनरल असेंबली ऑफ द 2003 कन्वेंशन में, जो यूनेस्को हेडक्वार्टर्स पेरिस में हुआ था 5 to 7 जुलाई 2022 में। इससे पहले भी इंडिया इस कमेटी में मेंबर थे 2006 से 2010 में और 2014 से 2018 में। तो 2022 से 2026 वाला टर्म में इंडिया सेलेक्ट हुआ है। तो इंडिया का विजन एकदम क्लियर है दोस्तों, जितने भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है उसे प्रोटेक्ट करना एंड प्रमोट करना। वैसे ही इस कमेटी में टोटल 24 मेंबर्स है दोस्तों, एंड इज इलेक्टेड इन द जनरल असेंबली ऑफ द कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड रोटेशन। इसका मतलब क्या होता है? मतलब देखिए, जितने कॉन्टिनेंट्स हैं वो सभी से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा? एक इक्विटेबल ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर होगा। मतलब देखिए, एशिया पैसिफिक से इतने मेंबर्स, अफ्रीका से इतने मेंबर्स, अमेरिका से इतने मेंबर्स, यूरोप से इतने मेंबर्स, तो इस तरह सारे जगहों का रिप्रेजेंटेशन होगा इस कमेटी में। ठीक है, तो ये कमेटी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है दोस्तों? देखिए, अलग अलग कंट्री से रिक्वेस्ट आता है कि एक एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट को या फिर पर्टिकुलर रीजन को एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड करने के लिए। तो ये कमिटी उस रिक्वेस्ट को पूरी तरह स्क्रूटनाइज करते हैं और ये देखते हैं वो एलिजिबल है कि नहीं। वैसे इंडिया में भी कई सारे स्ट्रक्चर्स है, मॉन्यूमेंट्स है, एरिया से जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का पार्ट है। तो दोस्तों, दैट्स द एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।